नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। बहुपक्षीयता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और नशीले पदार्थों समेत तमाम मुद्दों पर होगी बात। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया स्पष्ट, नहीं होगी चीनी समकक्ष से कोई मुलाकात। फिनलैंड की संसद ने नाटो में शामिल होने के पक्ष में किया भारी मतदान। 7 के मुकाबले 184 वोट से पारित हुआ विधेयक। हंगरी और तुर्की से जल्दी ही मंजूरी मिलने की जताई गई उम्मीद। यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुट पर कब्जे को लेकर भीषण जंग। बेलारूस के राष्ट्रपति ने चीन के शांति प्रस्ताव का किया समर्थन। जर्मन चांसलर का जवाब, कहा शांति के लिए पहले रूस को उठाने होंगे कदम। यूक्रेन से बाहर जाए रूसी सेना। सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू चुने गए अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति। विपक्ष ने भारी धांधली का लगाया आरोप। नतीजों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रियल टाइम में अपलोड करने पर उठाए सवाल। और ग्रीस के लारिसा शहर में आमने सामने टकराई 2 ट्रेनें, दर्जनों लोगों की मौत। पीएम ने घटनास्थल का किया दौरा, हादसे पर जताया दुख। स्टेशन मास्टर गिरफ्तार, देश के परिवहन मंत्री ने दिया इस्तीफा। और बात सबसे पहले एशिया के आईना की। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक के सिलसिले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत आए कई विदेश मंत्रियों के साथ आज बैठकें की। ब्रिटेन के साथ जहां युवा प्रोफेशनल योजना शुरू किए जाने को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई, वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से व्यापक आपसी सहयोग और G20 से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत मुख्य रूप से G20 एजेंडा और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इस 2 दिवसीय बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के जेम्स क्लीवरली, चीन के विदेश मंत्री समेत सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। Besides the participation of these countries, which I said comprising of over 40 delegations, this would also include 13 international organizations who will be participating in the meeting. Surely it is one of the largest gathering of the foreign ministers hosted by any G20 presidency that we would be privileged to host. इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गणमान्य मेहमान उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। कल विदेश मंत्रियों की बैठक में 2 सत्र होंगे। पहले सत्र में बहुपक्षीयता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा और विकास सहयोग के लिए टेम्पलेट्स पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने, नशीले पदार्थों सहित विश्व के सामने नए और उभरते हुए खतरों पर चर्चा होगी। वैश्विक कौशल मानचित्रण, मानवीय सहायता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भी चर्चा होगी। बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष का विश्व पर आर्थिक प्रभाव और अन्य प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का G20 के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पिछली चर्चा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। I
completely respect India's judgment to have bilateral relations with the countries of its choice. The UK's position is very, very clear, and I know our friends here in India and more broadly understand our position very, very well. Thank you so much. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर मुलाकात की और तमाम मसलों पर बात की। विदेश मंत्री की मुलाकात तुर्की के विदेश मंत्री से भी हुई। इस दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कोमोरोस के विदेश मंत्री और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने सागर नीति द्वारा निर्देशित समुद्री पड़ोसी को दृढ़ समर्थन दोहराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आमंत्रित सदस्यों को आश्वासन दिया है कि भारत की G20 अध्यक्षता वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्राथमिकता देगी। भारत और मैक्सिको के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया, G20 FMM के इतर मैक्सिको के विदेश मंत्री के साथ बैठक गर्मजोशी भरी रही। जयशंकर ने मुंबई में मैक्सिकन वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने गतिशीलता, स्थिरता और नवाचार पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री जॉफ्री ओनिएमा से मुलाकात की और आपसी मसलों पर बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फोंटेल से मुलाकात की। और अब खबर इजराइल से है। इजराइल की सत्ता संभालने वाले दक्षिणपंथी नेता बेन्यामिन नेतन्याहू का देश में अब तक का सबसे बड़ा विरोध हो रहा है। सरकार की न्याय व्यवस्था में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों के खिलाफ लगभग 1 लाख लोगों ने तेल अवीव से यरूशलेम तक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के प्रस्तावित बदलावों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया है। बुधवार को इजराइल के विभिन्न शहरों में यही नजारा था। चक्का जाम, भीड़ को नियंत्रित करती पुलिस, स्टेन ग्रेनेड का सामना करते प्रदर्शनकारी। पिछले कई हफ्तों से सरकार के विवादित न्यायिक सुधार प्रस्ताव के खिलाफ ये लोग तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। नागरिकों का मानना है कि नए बदलाव इजरायली न्यायिक प्रणाली की शक्ति को सीमित कर रहे हैं। यह आंदोलन इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक बताया जा रहा है। मैं इजराइल में पैदा हुआ हूं। मैं इस देश को बचाने के लिए 30 साल से लड़ रहा हूं। अब मैं उन तानाशाहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। जो होने वाला है मैं इसे हरगिज नहीं होने दूंगा। वर्तमान प्रणाली के तहत इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय के पास देश के बुनियादी कानूनों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। सरकार का प्रस्तावित बदलाव इजराइल के मूल कानूनों, जो देश के संविधान के रूप में कार्य करता है, से संबंधित है। दरअसल इजराइल में कोई लिखित संविधान नहीं है और सारे कानून 14 बेसिक लॉज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। इजरायली न्याय मंत्री यारिव लेविन ने गत 4 जनवरी को एक कानूनी सुधार पैकेज की शुरुआत की थी। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद नेसेट द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा नहीं करेगा। नेसेट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की शक्ति मिलेगी। नेसेट को न्यायिक नियुक्तियां करने का पूरा अधिकार है। इसमें जज, बार एसोसिएशन के सदस्य, न्याय समिति के लोग आदि शामिल हैं। न्याय उन अपीलों की सुनवाई नहीं करेगा जो सरकार के निर्णयों के विरुद्ध हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये सुधार जजों की नियुक्ति में नेताओं के दखल को बढ़ा देंगे। मैं अपने दादाजी के दृष्टिकोण को संरक्षित करने के लिए आया हूं, जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना के लिए इजराइल आए थे। इजराइल के राष्ट्रपति से लेकर मुख्य न्यायाधीश व आम शहरी तक सरकार के इस प्रस्तावित कानून का विरोध कर रहे हैं। हालिया समय में जो पार्टी सत्ता में है उसमें सबसे प्रमुख नेतन्याहू की पार्टी लिक्विड है। इसके अलावा रिलीजियस ज़ायनिज्म, साश और तोरा जूडिज्म जैसी पार्टियां हैं। इनका मानना है कि न्यायपालिका के अधिक हस्तक्षेपवादी रवैये के कारण सरकार की नीतियां ठीक से लागू नहीं हो पा रही हैं। एक बार ये सुधार लागू हो जाएंगे तो इजराइल की संसद के पास साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द करने की शक्ति मिल जाएगी। ये मौजूदा सरकार को बिना किसी डर के कानून पारित करने में सक्षम बना सकता है। आलोचकों को डर है कि नई सरकार इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर चल रहे आपराधिक मुकदमों को खत्म करने के लिए कर सकती है। अगर ये सुधार कानून के तौर पर पारित हो जाता है तो इससे सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों की चिंता के बगैर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के पक्ष में कानून बनाना आसान हो सकता है। और अब खबरें यूरोप से।
फिनलैंड की संसद ने नाटो बिल को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। बिल के पक्ष में 184 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 7 वोट ही पड़े। फिनलैंड और स्वीडन ने संयुक्त रूप से पिछले साल मई में नाटो सदस्यता के लिए एप्लीकेशन दिया था, आवेदन किया था। अब तक नाटो के 30 मौजूदा सदस्यों में से 28 ने आवेदनों की पुष्टि कर दी है। तुर्की और हंगरी ने अभी तक औपचारिक तौर पर दोनों देशों के परिग्रहण का शामिल होने का समर्थन नहीं किया है। हंगरी की संसद में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। और अब बात यूक्रेन की। यूक्रेन पर रूसी हमले को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसके रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यहां पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर बखमुट शहर को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 1 साल पहले तक पर्यटकों से गुलजार रहने वाला यह शहर अब सुनसान दिखाई पड़ता है। अब यह धरती का नर्क बन चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पूर्वी मोर्चे बखमुट में स्थिति बेहद कठिन होती जा रही है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला शहर बखमुत भीषण गोलीबारी और मिसाइल हमलों से करा रहा है। पूरी तरह से वीरान हो चुके शहर पर नियंत्रण को लेकर रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच निर्णायक जंग जारी है। रूसी सेना शहर के इर्द गिर्द घेरा तंग करती जा रही है। रूस पास की बस्ती चासिव यार में गोले बरसा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूर्वी मोर्चे बखमुत में स्थिति अत्याधुनिक कठिन होती जा रही है। रूसी सेना इस शहर पर पिछले 6 महीने से कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में उसने अपना हमला तेज कर दिया है। दुश्मन लगातार उन सभी चीजों को नष्ट करता जा रहा है जिसका उपयोग हमारी स्थिति के लिए किया जा सकता था। वहीं वैगनर ग्रुप ने भी यूक्रेनी सेना के दावों की पुष्टि की है कि बखमुत पर कब्जा करने के रूसी प्रयास को कड़ा जवाब मिल रहा है। शहर को बचाने के लिए यूक्रेन की नई टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। मॉस्को, क्रामाटोर्स्क और सोलियांस्क जैसे बड़े शहरों पर कब्जे के लिए बखमुत को अहम पड़ाव मानता है। हम किसी हाल में बखमुत अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हम अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। रूसी सेना को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बीजिंग की शांति योजना को समर्थन करने की बात कही है। लुकाशेंको बीजिंग की यात्रा पर हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि रूस को सबसे पहले यूक्रेन में शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और रूस वह देश है जिसे अब एकदम कदम उठाना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे शांति संभव हो सके। इसके लिए जरूरी है कि रूस अपने सैनिकों को वापस बुलाए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि नई दिल्ली में आयोजित G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री किंग गोंग भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। G20 में मिलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से एक या दूसरे प्रकार के समूह सत्रों में एक साथ होंगे। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों द्वारा क्रीमिया पर किए गए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के प्रयास को विफल कर दिया गया है। रूस ने 10 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया है। वहीं क्रेमलिन ने यूक्रेन के दावों को खारिज कर दिया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के शीर्ष अभियोजक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में ध्वस्त हुए बिजली और अन्य बुनियादी ढांचों की जांच के लिए यूक्रेन में हैं। इन हमलों में सैकड़ों नागरिक मारे गए थे, जबकि लाखों लोग बिजली और पानी के लिए तरस गए थे। इस बीच रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबको ने कहा है कि रूस अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि के निलंबन की तब तक समीक्षा नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका यूक्रेन पर अपनी नीति में बदलाव नहीं करता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhanvarsha, a single premium plan for your family's security and prosperity.
ऊर्जा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ग्रीस के लारिसा शहर के पास दो ट्रेनों के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 36 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 85 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयावह था कि हादसे के बाद बचाव में मदद के लिए सेना बुलाई गई, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई। सोशल मीडिया में घटना की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ट्रेन के डब्बे आग की चपेट में हैं। ग्रीस के लारिसा शहर के बाहरी इलाके में दो ट्रेन की टक्कर में कम से कम 3 दर्जन लोगों की मौत हो गई, जबकि 85 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना को ग्रीस में पिछले कई दशकों में हुई सबसे घातक रेल दुर्घटना में से एक बताया जा रहा है। ये हादसा तब हुआ जब थिस्सालोनिकी के उत्तरी शहर एथेंस से यात्रा कर रही एक इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन मध्य ग्रीस के लारिसा शहर के बाहर एक मालगाड़ी से तेज गति से टकरा गई। दो ट्रेन के बीच हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्री ट्रेन की पहली 4 बोगियां दुर्घटना में पटरी से उतर गईं, जिसके बाद पहले 2 डिब्बों में आग लग गई जो पूरी तरह नष्ट हो गए। 350 यात्रियों को लेकर जा रही यात्री ट्रेन से 250 यात्रियों को सुरक्षित निकालकर बसों में बिठाकर थिस्सालोनिकी स्थित अस्पताल भेजा गया। हादसा किसकी गलती से हुआ, ये अभी साफ नहीं हुआ है। हादसे के बाद ग्रीस की राष्ट्रपति ने अपनी मोल्दोवा यात्रा बीच में ही रोक दी और घटना स्थल पर पहुंची। हादसों में जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति संवेदना जताते हुए ग्रीस में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज हम जो अनुभव कर रहे हैं वह एक देश के रूप में बहुत कठिन है। हमारे विचार आज सबसे पहले पीड़ितों के परिजनों के साथ हैं। हमारा कर्तव्य घायलों का इलाज करना और वहां से शवों की शिनाख्त करना है। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि हम इस त्रासदी के कारणों का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा फिर कभी ना हो। टक्कर की वजह से दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर आ गईं। आमने सामने हुई टक्कर के बाद ट्रेन के आगे का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हादसे के बाद चारों तरफ मलबा फैल गया, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। टूटे हुए डिब्बे और मलबों को उठाने के लिए 150 से अधिक क्रेन बुलाई गई हैं। हादसे के दौरान कई यात्री ऐसे थे जो अपने सूटकेसेस से खिड़की तोड़कर निकलने में सफल रहे। हमने एक बड़ा धमाका सुना। यह लगभग 10 सेकंड का था, जो काफी भयानक था। हम बग्घी की तरह पलट रहे थे। हर तरफ केवल दहशत का माहौल था। आग लगने के कारण हमें और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। गाड़ी में अफरा तफरी मच गई थी। लोग चिल्ला रहे थे। यह एक भूकंप की तरह था। लोग जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि बचाव कार्य में मदद के लिए सेना बुलाई गई। दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई। घायलों में कई यात्रियों को गंभीर चोट पहुंची है, जिसके चलते अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने भी यात्रियों को बचाने में राहत और बचाव टीम की मदद की। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने संसदीय चुनाव 14 मई को कराने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में मई महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। दरअसल तुर्की में आपदा के बाद राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों को लेकर परस्पर विरोधी बयान सुने जा रहे थे। कुछ संगठनों ने साल के अंत तक चुनाव कराने का आग्रह किया। पहले माना जा रहा था कि देश में भूकंप में हुई क्षति और राष्ट्रीय मुद्रा में गिरावट की वजह से राष्ट्रपति की लोकप्रियता में कमी आई है, जिसके बाद एर्दोआन राष्ट्रपति चुनाव के लिए देरी कर सकते हैं। और अब अफ्रीका नामा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू ने जीत हासिल कर ली है। निर्वाचन अधिकारियों ने इस बात की घोषणा की है। हालांकि अन्य 2 विपक्षी उम्मीदवारों ने फिर से चुनाव कराने की मांग की है। मुख्य विरोधी अतिकू अबूबकर और पीटर ओबी इस फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। अबूबकर 2019 में हुए चुनाव में भी दूसरे स्थान पर रहे थे और उन्होंने नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। नाइजीरिया में चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद सत्तारूढ़ पार्टी का खेमा जश्न में डूब गया।
खुद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला टिनुबू भी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने समर्थकों के साथ मैदान में कूद पड़े। चुनाव आयोग के मुताबिक मुख्य विपक्षी प्रतिद्वंदी अतीक अबूबकर के 70 लाख वोट के मुकाबले टिनुबू को 87 लाख से अधिक वोट मिले, जबकि नाइजीरिया के युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय रहे पीटर ओबी ने 61 लाख वोट हासिल किए। नियम के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को जीत दर्ज करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट हासिल करना होता है, तो साथ ही साथ 36 राज्यों और संघीय राजधानी अबुजा के कम से कम 2/3 वोटों का 25% मत भी प्राप्त करना होता है। ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस के टिनुबू बोला अहमद को 87 लाख से अधिक वोट मिले, जिसके बाद उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद टिनुबू बोला को देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि चुनाव नतीजे को लेकर विपक्षी दलों में भारी रोष देखा जा रहा है। परिणामों को अपलोड करने के दौरान हुए धांधली का आरोप लगाते हुए विपक्षी उम्मीदवार अबू बकर और ओबी ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। इससे पहले 2019 में भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अबू बकर ने राष्ट्रपति चुनाव को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। चुनाव नतीजों पर आम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है बूथ से आने वाले परिणामों को अपनी वेबसाइट पर रियल टाइम में अपलोड करने का चुनाव आयोग ने जो वायदा किया था उसे पूरा नहीं किया। यह सिर्फ मजाक, क्योंकि नाइजीरियाई अधिकारी वही कर रहे हैं जो वे महसूस करते हैं, इसलिए उनके लिए टिनुबू को विजेता घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रपति बुहारी ने कहा था कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग ने अब सब कुछ उल्टा कर दिया। हम नाइजीरिया में न्याय चाहते हैं, हम यहाँ नाइजीरिया में लोकतंत्र चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। हम यहाँ भ्रष्टाचार से थक चुके हैं। इस बीच सत्तारूढ़ ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष से हार स्वीकार करने और सरकार के लिए परेशानी। यानी एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। और अब बात विश्व संस्कृति की। ब्रिटेन का महाराजा चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी 6 मई को की जाएगी। समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय के साथ द क्वीन कंसोर्ट के भी ताजपोशी होगी। राज्याभिषेक लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और शाही शानो शौकत को प्रदर्शित करने के अलावा महाराज की मौजूदा और भविष्य की भूमिकाओं को भी दर्शाएगा। परंपरागत रूप से राज्याभिषेक विशुद्ध रूप से एक संस्कारपूर्ण और एक धार्मिक आयोजन होता है, जिसे एक उत्सव के तौर पर आयोजित किया जाता है। मध्यकालीन की वो कुर्सी जो ब्रिटेन के दर्जनों सम्राटों की ताजपोशी का गवाह रही, अब एक और सम्राट की ताजपोशी में अपनी भूमिका निभाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले इस सिंहासन पर बैठने वाले महाराज या महारानी के शासन में सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन अब इस पर बैठने वाला शख्स सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से ही सत्ता का प्रमुख है। नए सम्राट की ताजपोशी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस ऐतिहासिक कुर्सी की मरम्मत का काम जारी है, जिस पर बैठकर हेनरी सप्तम समेत दूसरे अन्य राजाओं की पिछले 700 साल से ताजपोशी चली आ रही है। चार्ल्स और उनकी पत्नी क्वीन कंसोर्ट कैमिला को औपचारिक रूप से 6 मई को अबी में एक धार्मिक समारोह में औपचारिक रूप से ताज पहनाया जाएगा। वेस्टमिंस्टर अबे के संरक्षण विशेषज्ञों की टीम की माने तो 700 साल पुरानी ओक की ये कुर्सी बेहद नाजुक है। ऐतिहासिक राज्याभिषेक कुर्सी सदियों से समारोह का एक केंद्र बिंदु, कला का अनूठा काम है। ये फर्नीचर का सबसे पुराना मौजूद टुकड़ा है जो अभी भी अपने मूल उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। कुर्सी को 1272 से 1307 तक शासन करने वाले
किंग एडवर्ड प्रथम के आदेश पर बनाया गया था, तब से लगभग हर राज्याभिषेक समारोह में इसका उपयोग किया जाता है। द स्टोन ऑफ स्कोन या स्टोन ऑफ डेस्टिनी भी इसमें लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल सदियों से स्कॉटिश राजाओं के राज्याभिषेक के लिए किया जाता रहा। 1296 में किंग एडवर्ड इसे स्कॉटलैंड लेकर आए थे। वक्त के थपेड़ों की मार इस कुर्सी को भी झेलना पड़ा, टूट फूट का शिकार हुई। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान स्कूली छात्रों और पर्यटकों ने भित्ति चित्र गोद कर इसे भद्दा कर दिया। एक आगंतुक ने लिखा कि पी एबट इस कुर्सी पर 5-6 जुलाई 1800 को सोया। भित्ति चित्र मुख्य रूप से सीट पर और कुर्सी के पिछले हिस्से के ऊपरी हिस्से में, शायद इसीलिए कि वे या तो सीट पर भित्ति चित्र बनाने के लिए घुटनों के बल बैठ सके होंगे या कुर्सी पर बैठ गए होंगे और शीर्ष पर भित्ति चित्र बनाने के लिए मुड़ गए होंगे। 1914 में हुए एक बम धमाके की चपेट में आने के बाद कुर्सी का एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया। इसके आधार के हर कोने पर शेर का चित्र लगा हुआ करता था, जिसे 18वीं शताब्दी में बदल दिया गया। वहीं 22 दिसंबर 1950 में स्कॉटिश राष्ट्रवादियों ने स्टोन ऑफ स्कोन को निकालकर वापस ले गए। हालांकि कुछ महीने बाद इसे बरामद कर लिया गया। स्टोन को फिर 1996 में स्कॉटलैंड को वापस कर दिया गया और एडिनबर्ग कैसल में इसे रखा गया। लेकिन राज्याभिषेक के लिए लंदन इसे वापस लाया जाएगा। ब्रिटेन में ताजपोशी समारोह में आज भी शाही वस्त्रों, राजदंड, तलवारों आदि का इस्तेमाल होता है। पारंपरिक रूप से समारोह में 1661 में चार्ल्स द्वितीय के लिए बनाए गए सेंट एडवर्ड के ताज का प्रयोग होता है। सोने, चांदी, मानिक और नीलम से बने इस ताज का वजन 2 किलो से भी अधिक है। इसे ठीक ताजपोशी के समय ही राजा के सिर पर रखा जाता है। 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी में 181 देशों के 8000 से अधिक अतिथियों ने हिस्सा लिया था। ताजपोशी के समारोह के बाद लंदन की सड़कों पर एक लंबी यात्रा निकाली जाती है। एबी से बकिंघम पैलेस सिर्फ 1.6 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1953 में इस यात्रा को 7.2 किलोमीटर कर दिया गया था ताकि अधिकतम लोग इसमें हिस्सा ले सकें। हालांकि माना जा रहा है कि पिछले बार की तुलना में इस बार राज्य अभिषेक समारोह थोड़ा छोटा होगा। तो इसके साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।